हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। हमने पीछे वीडियो में बात की थी परागकोश की संरचना की। कल हमने पीछे वीडियो में बात की थी परागकोश की संरचना की। परागकोश की संरचना के अंदर हमने पढ़ा था कि जब परागकोश का जब परिवर्धन होता है तब शुरुआती अवस्था में परागकोश क्या होता है, कली की अवस्था में होता है, जिसके अंदर समान कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। फिर बाद में इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं और संरचनात्मक परिवर्तन होने के बाद ये जो परागकोश है वो दो पालियों के अंदर क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ये जो परागकोश है वो अपनी दो पालियों में क्या हो जाता है, बंट जाता है और प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष्ठों का क्या होता है, निर्माण होता है। इन कोष्ठों को हम परागपुट या लघु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। अब ये जो परागकोश बना है अपना, इस परागकोश के चारों कोनों के ऊपर की जो कोशिकाएं होती है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि मतलब शुरुआत में जो सारी कोशिकाएं तो क्या होती थी, इसके अंदर समान होती थी। बाद में इन कोनों की कोशिकाओं के अंदर क्या होता था, वृद्धि होती थी। इन कोनों की जो कोशिकाएं इनके अंदर क्या होती थी, वृद्धि होती थी। और प्रत्येक जो कोशिका है वो किसके रूप में कार्य करती थी, प्रपसूतक। किसके रूप में कार्य करती थी भाई, प्रपसूतक कोशिका के रूप में कार्य करती थी। आगे हमने देखा कि प्रपसूतक कोशिका है वो क्या करती है, विभाजन करती है और दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी बनाती है अपनी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है भाई, ये अपने पीछे पढ़ा था, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ये पीछे पढ़ चुके हैं। और जो प्राथमिक जो भित्ति कोशिका है वो आगे चलकर परागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है, परागकोश की भित्तियों का निर्माण करती है। और जो प्राथमिक जो बीजाणुजन कोशिका है, प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है अपनी, वो आगे चलकर किनका निर्माण करती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये हमने पीछे क्या है, अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि भी जो परागकोश यहाँ पर हम कितना देख रहे हैं अभी, द्विपालित व चार कोष्ठी है। परंतु जो मालवेसी कुल होता है, मालवेसी कुल के जो पादप होते हैं, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, जो फैमिलीज होती है पादपों की उनके बारे में, तो उनमें से जो मालवेसी कुल होता है उसके अंदर जो परागकोश होता है वो सिर्फ एक पाली का होता है। मतलब एक ही पाली से बना हुआ क्या होता है, परागकोश होता है। और जाहिर सी बात, अभी एक पाली है तो एक पाली में कितने परागकोश होते हैं या कितने परागपुट होते हैं, दो। तो इसके अंदर कितने परागपुट या लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी, दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाएगी। और जो परागकोश का जो परिवर्धन होता है वो कौन सा प्रकार का होता है, सुबीजाणुधानीय प्रकार का, या इसे हम यूस्पोरेंजिएट भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसे हम क्या कहते हैं, सुबीजाणुधानीय। सुबीजाणुधानीय का मतलब है कि भी परागकोश का जो विकास है वो एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। इसीलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सुबीजाणुधानीय विकास कहते हैं। मतलब परागकोश की जो संरचना है वो क्या बनती है, एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा बनती है। बाद में हमने देखा कि जो परागकोश की भित्ति है उसके अंदर चार स्तर पाए जाते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका किसका निर्माण करती है, परागकोश की भित्तियों का। तो पहली जो बाहरी भित्ति होती है वो क्या होती है, अपनी बाह्य त्वचा। फिर आती है अंतस्थीशियम। फिर हमने देखा तीसरी जो परत थी वो कौन सी थी, अपनी मध्य परत या मध्य स्तर। और चौथा जो स्तर था वो अपना कौन सा था, टेपिटम का। ठीक है भाई, ये तो क्या थी, परागकोश की चारों भित्तियां जो बाहर से अंदर की ओर क्या है, क्रमिक रूप से व्यवस्थित है। बाद में जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो बीजाणुजन कोशिका किसके द्वारा घिरी रहती है भाई, टेपिटम के द्वारा। हमने देखा परागकोश की संरचना इस प्रकार की है, सबसे बाहरी भित्ति बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीशियम, फिर मध्य परत, फिर बाद में अपनी जो चौथी परत आती है वो कौन सी होती है, टेपिटम। और टेपिटम के नीचे कौन सी कोशिकाएं स्थित होती है, बीजाणुजन कोशिका। फिर बीजाणुजन कोशिका आगे चलकर बीजाणुजन कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है, अभी बीजाणु मात्र कोशिका का, बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। या बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कैसे करती है कि जो बीजाणुजन कोशिका होता है उसके अंदर क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। और समसूत्री विभाजनों के द्वारा अनेक
लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का क्या होता है यहाँ पर निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता था, समसूत्री विभाजन, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पर जो इस समसूत्री विभाजन से जो बनने वाली जितनी भी जो कोशिकाएं होंगी वो क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इनके अंदर फिर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है भी, 4 लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इतना हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने देखा है जो बीजाणुजन कोशिका है उसकी जो अवस्था है वो कैसी है, द्विगुणित है। फिर इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, तो इससे कौन सी कोशिका का निर्माण होता है, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका को। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका वो भी कैसी होती है, द्विगुणित। परंतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में फिर आगे चलकर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किन का निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु कैसे होंगे भाई, हमेशा याद रखना, अगुणित होंगे, ठीक है भाई। ये हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे लघु बीजाणु जनन की। तो लघु बीजाणु जनन की जो परिभाषा है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। देखिए भी कैसे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किनका निर्माण होना, 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या होना, निर्माण होना। ये क्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका, या फिर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि भी द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है वो, या जो बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है, अपना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है अभी, अपने लघु बीजाणुओं का निर्माण हो चुका है। अब हमने कल बात की थी कि जो लघु बीजाणु होते हैं उन लघु बीजाणु वो क्या होते हैं, सारे के सारे चतुष्क अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु कौन सी अवस्था में व्यवस्थित होते हैं, चतुष्क। तो वो चतुष्क अवस्था में कैसे व्यवस्थित होते हैं इससे हम बात करते हैं। ये मान लीजिए अपनी क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका की अवस्था कौन सी, अभी 2n द्विगुणित है। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हमने क्या पढ़ा है, क्या होता है अभी, अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अब इसके अंदर सिर्फ क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस की क्या होगी, प्रक्रिया होगी। साइटोकाइनेसिस की इसके अंदर प्रक्रिया नहीं होगी। हम विभाजन के अंदर पढ़ते हैं भी, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर 2 प्रकार की क्रिया होगी, एक तो होगी कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होगी साइटोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब पहले कौन विभाजित होगा, केंद्रक, बाद में कौन विभाजित होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। तो यहाँ पर पहले जो संपन्न होने वाली क्रिया है वो कौन सी होगी, अपनी कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होगी। तो इस कैरियोकाइनेसिस की क्रिया के अंदर हम देखते हैं कि भी जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसका केंद्रक कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है भाई, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और इन समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और इन 2 जो केंद्रक बने हैं, इन दोनों केंद्रकों के अंदर फिर आगे क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जैसे हमने पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार का होता है, एक तो मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड कैसा होता है, एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। तो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का जो केंद्रक है वो 2 भागों में बट गया, और 2 भागों में बटने के बाद में इसके अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। मतलब कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया इसके अंदर नहीं होती है, और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया न होकर इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये दोनों जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो डिवाइड होने से फिर किन का निर्माण होगा भी,
4 न्यूक्लियस का इसके अंदर क्या होगा, निर्माण होगा। और 4 न्यूक्लियस बनने के बाद में इसके अंदर क्या होता है, कोशिका भित्तिका या जो साइटोप्लाज्म का इसके अंदर क्या होता है, विभाजन होता है। तो इस प्रकार से जो परागकण है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा एक चतुष्क लघु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई, हम बात कर रहे थे लघु बीजाणु जनन की या लघु बीजाणु चतुष्क के निर्माण की। तो हम पढ़ चुके हैं भी लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कैसे होता है। अब आगे देखिए कि भी ये जो लघु बीजाणु चतुष्क बने हैं, ये चारों क्या है, हमने देखा कि भी पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका में सूत्र विभाजन होता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के जो केंद्रक होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो इसके अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, बाद में इसके अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर पहले इसके अंदर 4 अगुणित केंद्रकों का इसके अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये सारे के सारे क्या है, अगुणित केंद्रक। बाद में इसके अंदर किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है वो कैसा होता है, अभिकेंद्रीय होता है। कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर अभिकेंद्रीय होता है। अभिकेंद्रीय का अर्थ मतलब भित्ति का निर्माण बाहर से कहाँ की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है इसके अंदर। ठीक है भाई। अब ये अपने लघु बीजाणु चतुष्क बन चुके हैं। अब लघु बीजाणु चतुष्क के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकारों की। तो लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना चतुष्फलकीय प्रकार। चतुष्फलकीय के अंदर आप देखिए भी इसके अंदर 3 परागकण तो आपको एक तल में दिखाई देंगे। 3 परागकण जो लघु बीजाणु है वो आपको क्या दिखाई देंगे, एक तल के अंदर दिखाई देंगे। और एक जो बच गया वो इन तीनों के क्या है, पीछे की ओर उपस्थित है। तो ये होता है अपना चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क। तो ये कौन से पादपों में पाया जाता है, तो ये द्विबीजपत्री पादपों के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। कौन सा, चतुष्फलकीय लघु बीजाणु चतुष्क। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की। तो दूसरा है अपना समद्विपार्श्विक। इसके अंदर जो चारों लघु बीजाणु है वो एक ही तल के अंदर उपस्थित होते हैं। और आपको देखिए भी ये जो चारों लघु बीजाणु है एक दूसरे के आमने सामने क्या है, उपस्थित एक ही तल के अंदर आपको क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार कौन सा अपना समद्विपार्श्विक प्रकार है। और ये कौन से पादपों के अंदर पाया जाता है, एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। तीसरा प्रकार है अपना क्रोशित प्रकार। मतलब जो लघु बीजाणु है वो एक दूसरे के समकोण के ऊपर स्थित होकर एक दूसरे से क्या होते हैं, क्रोशित व्यवस्था में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। मतलब एक दूसरे के 90 डिग्री पर। मान लीजिए ये एक लघु बीजाणु है तो इसके पीछे की ओर एक और लघु बीजाणु क्या है, स्थित है। और इसके ऊपर 2 लघु बीजाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। और ये कौन से पादप में पाया जाता है, मैंगोलिया पादप के अंदर ये क्या होता है, पाए जाते हैं। कौन से, क्रोशित प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क। अब नेक्स्ट अपना जो चौथा प्रकार है वो कौन सा है, टी आकार। इसके अंदर जो लघु बीजाणु है, जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो टी आकार के रूप में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। इस प्रकार से देखिए 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के आमने सामने व्यवस्थित होते हैं और 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत उपस्थित होते हैं। तो ये एक टी शेप बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, टी आकार। और ये कौन से पादप के अंदर पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया के अंदर ये जो टी आकार का जो लघु बीजाणु चतुष्क वो पाया जाता है। नेक्स्ट अपने 5 नंबर बात करते हैं रेखित प्रकार की। नेक्स्ट जो अपना 5 नंबर है वो कौन सा है, रेखित लघु बीजाणु चतुष्क। इसके अंदर जितने भी लघु बीजाणु होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेखीय रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। मतलब एक रेखा के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ये अपना 5वां और लास्ट प्रकार है कौन सा, रेखित प्रकार। और ये पाया जाता है हेलोफिला के अंदर। ठीक है भाई। तो हमने देखा लघु बीजाणु जनन के अंदर द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बने। और जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसके अंदर लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। और जो लघु बीजाणु चतुष्क है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो लघु बीजाणु चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं, चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रोशित, टी आकार व रेखित। जो चतुष्फलकीय है वो द्विबीजपत्री पादपों में है, समद्विपार्श्विक एक बीजपत्री पादपों में, क्रोशित है मैंगोलिया के अंदर, और टी आकार एरिस्टोलोकिया, और जो 5वां जो रेखित है वो अपना है हेलोफिला के अंदर। तो ये थे अपने लघु बीजाणु जनन। अब बात करते हैं परागपिंड या पोलेनियम की।
परागपिंड या पोलेनियम। इसके अंदर क्या होता है कि भी जो लघु बीजाणु है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बहुत सारे लघु बीजाणु एक दूसरे से इकट्ठा हो एक दूसरे के साथ जुड़कर इस प्रकार की एक क्या बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, एक पिंडनुमा संरचना बनाते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, परागपिंड या पोलेनियम कहते हैं। और जो परागपिंड या जो पोलेनियम है अपना, वो पाया जाता है आंख के अंदर। इसका जो उदाहरण है वो किसके अंदर है, आंख के अंदर ये क्या होता है अपना पाया जाता है, कौन, परागपिंड या पोलेनियम। ठीक है भाई। जो लघु बीजाणु है वो अगर बहुत सारे लघु बीजाणु एक साथ संरचना के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित है तो वो जो संरचना वो क्या कहलाती है, परागपिंड या पोलेनियम कहलाती है। और एक जो बच गया अपना वो है बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता, अगर लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु अगर उपस्थित हो, मतलब ये जो आप चतुष्क देख रहे हो, अगर इसके अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु आपको अगर कहीं किसी पादप के अंदर मिलते हैं तो वो जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, बहुबीजाणुता कहलाती है। मतलब लघु बीजाणु चतुष्क के अंदर 4 से अधिक अगर लघु बीजाणु आपस में व्यवस्थित होते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, बहुबीजाणुता कहलाती है। अब हम आगे बात करते हैं कि भी जो लघु बीजाणु है ये चतुष्क रूप में व्यवस्थित है, तो इस चतुष्क रूप में इनकी जो भित्ति को तोड़कर अलग करने का कार्य है कौन करता है, हमने कल पढ़ा है, कौन सा एंजाइम करता है, केलेज एंजाइम करता है। ये जो केलेज एंजाइम है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा। टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा किसका स्रावण होता है, केलेज एंजाइम का स्रावण होता है, जो लघु बीजाणु चतुष्क के किस पर कार्य करता है, केलोज पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, केलोज पर। और इस पर कार्य करके ये लघु बीजाणु चतुष्क के तो चारों जो लघु बीजाणु है इनको क्या कर देता है भाई, अलग कर देता है। और अलग करने के बाद में आपको ये क्या दिखाई देगी, बहुत सारी गोलाकार संरचना। इनको हम क्या कहते हैं, परागकण। इनको हम क्या कहते हैं, परागकण। परागकण कैसा होता है, एक केंद्र की व एक कोशिकीय, और इसकी जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, अगुणित अवस्था होती है। और इसके ऊपर जाती है जिन्हें हम कहते हैं बाह्य चोल व अंतःचोल। बाह्य चोल व अंतःचोल। ठीक है भाई। हमने बात की थी टेपिटम, पीछे पढ़े हैं कि जो टेपिटम होती है उसके द्वारा प्रोयूबिस्काय का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, प्रोयूबिस्काय। और ये जो प्रोयूबिस्काय है वो स्पोरोपोलेनिन के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है, यूबिस्काय का। और ये जो यूबिस्काय है वो परागकण की बाह्य चोल का क्या करता है, निर्माण करता है। परागकण की किसका निर्माण करता है, बाह्य चोल का। तो परागकण की जो बाह्य चोल है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। और इसके निर्माण में सहायक कौन होता है, टेपिटम सहायक होता है। जैसे कि हमने देखा भी जो 4 परतें हैं, इन चारों परतों के नीचे ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं थी। इनके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता रहता है या परागकणों का निर्माण होता रहता है। तो उसके ऊपर बाह्य चोल का निर्माण भी कौन करता है, टेपिटम करता है। और जो टेपिटम का जो स्तर होता है उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो पाई जाती है अमीबीय कोशिका, और दूसरी होती है अपनी स्रावी कोशिका। अमीबीय कोशिका व स्रावी कोशिका। अमीबीय कोशिका जो होती है वो क्या होती है, अल्पकालिक होती है टेपिटम के अंदर। और अल्पकालिक होने के कारण ये परागकणों को पोषण के रूप में उपलब्ध करा दी जाती है और ये जल्दी ही क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। अपघटित हो जाती है। पर जो स्रावी कोशिकाएं होती है इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का क्या करा जाता है, नाम से पता है स्रावी कोशिकाएं, तो विभिन्न पदार्थों का ये क्या करेगी, स्राव करेगी। जिसमें से हमने पीछे पढ़ा है कि अभी जो प्रोयूबिस्काय है वो किसके द्वारा स्रावित होगा, स्रावी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये क्या होती है, दीर्घकालिक होती है।
मतलब पराग कोश का जब तक स्फुटन नहीं होता, मतलब जब तक पराग कोश पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता, पराग कोश का परिपक्व होने का मतलब कि उसके अंदर पराग कणों का जो विकास है वो संपन्न नहीं हो जाता, तब तक ये जो स्तर है, ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, बनी रहती है, स्रावी कोशिकाएं। ठीक है भाई। तो टेपिटम के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ध्यान में रखना, अमीबीय कोशिकाएं व स्रावी कोशिकाएं। स्रावी कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न पदार्थों का इसके अंदर क्या होता है, स्राव होता है, और परागकणों को इसके द्वारा क्या दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। तो ये था अपना लघु बीजाणु जनन की क्रिया। अब लघु बीजाणु जनन की क्रिया के अंदर हमने किसका निर्माण कर लिया है, पराग कणों का निर्माण कर लिया है। अब पराग कण का जो संरचना है वो पढ़ेंगे भी, पराग कण की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं पराग कण की संरचना की। तो हमने पीछे पराग कणों का निर्माण करवा चुके हैं, अब हम बात करेंगे भी जो पराग कण की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। तो पराग कण की जो संरचना होती है वो होती है एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित व गोलाकार। मतलब जो अपना जो परागकण बनता है उस परागकण की संरचना होती है एक कोशिकीय, मतलब एक कल कोशिका से निर्मित होता है, एक केंद्रकीय, इसके अंदर आप देख रहे हैं भी एक केंद्रक पाया जाता है, और एक अगुणित, मतलब जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि लघु बीजाणु मात्र कैसी कोशिका कैसी होती है, 2n, और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं, मतलब परागकण बनते हैं। तो इसकी जो अवस्था होगी वो कैसी होगी, अगुणित अवस्था होगी, और आकृति इसकी जो आकार है वो कैसा है, गोलाकार है। अब हम बात करते हैं कि जो लघु बीजाणु या जो परागकण होता है अपना, उस परागकण के ऊपर क्या पाई जाती है, दो स्तर पाए जाते हैं, दो झिल्लियां पाई जाती है। एक तो पाई जाती है बाह्य चोल, जो बाहर की तरफ पाई जाती है वो तो होती है बाह्य चोल, और एक परत पाई जाती है या जो एक जो झिल्ली होती है वो पाई जाती है अंदर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल परागकण के अंदर किसकी बनी होती है, अभी स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन हमने पीछे पढ़ा है किसके द्वारा स्रावित किया जाता है इस परागकण के ऊपर, टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है भाई। तो जो स्पोरोपोलेनिन या जो बाह्य चोल के जो निर्माण में सहायक वो कौन होते हैं, टेपिटम कोशिकाएं होती है। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो क्या होता है, परागकण की क्या करता है, रक्षा का कार्य करता है, रक्षा का कार्य करेगा। और रक्षा का कार्य मतलब जो स्पोरोपोलेनिन होता है उसका आसानी से जैव अपघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है भी। तो ध्यान में रखना, जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और स्पोरोपोलेनिन जो परागकण है उसकी क्या करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। मतलब जब परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया के अंदर जो परागकोश होता है, परागकोश से परागकणों को कहाँ पर जाना होता है, अंडप के ऊपर, अंडप के कौन से भाग पर, वर्तिकाग्र पर। तो या कह दो कि जो परागकणों को वो अंड तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परागगण कहलाती है। मतलब परागकोश से परागकणों का स्त्रीकेसर भाग के या कह दो अंडप के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी भाई, परागण कहलाएगी। तो परागण की जो क्रिया होती है उसके अंदर इसको क्या करनी पड़ती है, कुछ दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसके अंदर परागण की क्रिया में कुछ समय लगता है, तो उस समय के दौरान जो परागकण है वो अपना नष्ट न हो, इसके लिए उसकी रक्षा का कार्य कौन करता है, बाह्य चोल के द्वारा किया जाता है। और बाह्य चोल आप देख सकते हैं कैसी होती है, थोड़ी खुरदुरी होती है, बाह्य चोल थोड़ी क्या होती है, रफ होती है इस प्रकार से। ठीक है भाई। और अनेक जो पादप है उनके अंदर जो बाह्य चोल है वो अनेक प्रकार की से आपको दिखाई देगी, किसी में काटेनुमा दिखाई देगी इस प्रकार से। ठीक है भाई। किसी में चिकनी पाई जाती है एकदम। ठीक है भाई। तो जो अलग अलग पादप है, अलग अलग पादपों के अंदर परागकण की जो बाह्य चोल होती है उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है, फर्क होता है। तो ये थी अपनी बाह्य चोल। बाह्य चोल की बात करें तो बाह्य चोल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, 1 से 3 इसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। मान लीजिए ये अपने क्या है, छिद्र है, तो इनको हम छिद्रों कहते हैं जनन छिद्र। ये जो छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने जनन छिद्र किस में स्थित होते हैं, बाह्य चोल में। तो और जो जनन छिद्र है वो परागकण के अंकुरण में सहायक होते हैं, परागकण के अंकुरण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। तो ये थी अपने पराग जो कण है उसकी बाह्य चोल। अब बात करते हैं हम परागकण की अंतःचोल की, मतलब जो बाह्य चोल के अंदर स्थित होती है। ये जो अंतःचोल होती है अपनी वो बनी होती है पेक्टिन व सेल्यूलोज के द्वारा निर्मित होती है। और ये
जब परागकण का जब अंकुरण होता है तो अंतःचोल इन जनन छिद्रों के माध्यम से, मतलब ये जो आपको जो अभी छिद्र बताया बाह्य चोल के, इन जनन छिद्रों के माध्यम से क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इस प्रकार से देखिए, ये अपनी बाह्य चोल होगी मान लीजिए। अब यहाँ पर मान लीजिए छिद्र है, तो इस छिद्र के द्वारा जब परागकण क्या होंगे, अंकुरित होंगे, तब ये जो अंतःचोल है वो क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। अंकुरण में क्या होती है, अंतःचोल सहायक होती है और किससे बनी होती है, पैक्टिन व सेल्यूलोज से निर्मित होती है। तो ये थी अपनी परागकण की संरचना। अब हम बात करते हैं परागकण की संरचना के ऊपर पोलन कीट, मतलब एक संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, पोलन कीट। कीट परागित पुष्पों के अंदर, मतलब वे पुष्प या वे पादप जिनके अंदर परागण की जो क्रिया होती है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि भी परागण क्या होता है, आगे पढ़ेंगे कि भी जो परागण की जो क्रिया होती है, मतलब पराग कोश से पराग कणों का अंडक के वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण की जो क्रिया होती है वो पादपों के अंदर किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा होती है। तो कई जो कीट परागित जो पुष्प होते हैं उनके अंदर पराग कणों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है। पराग कणों के ऊपर क्या पाई जाती है, एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन कीट कहते हैं। ये जो पोलन कीट होती है ये कीट परागण के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। ये क्या करता है, पोलन कीट का कार्य क्या होता है, पोलन कीट कीटों को आकर्षित करता है अपनी तरफ, परागकण को चिपचिपा बनाता है, और ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से परागकण की रक्षा का भी क्या करता है, कार्य करता है। तो ये पोलन कीट के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो परागकण होता है उसके द्वारा एलर्जी उत्पन्न की जाती है मनुष्य के अंदर। पराग कणों के द्वारा एलर्जी उत्पन्न की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पराग एलर्जी। ये जो पराग एलर्जी है वो किसके द्वारा होती है, प्रोटीन के द्वारा होती है। ये प्रोटीन किसके द्वारा स्रावित होती है, जो टेपिटम कोशिकाएं होती है, जो टेपिटम कोशिका होती है उसके द्वारा कुछ विशिष्ट प्रोटीनों का स्राव किया जाता है। और ये जो प्रोटीन होती है वो बाह्य चोल की गुहाओं के अंदर या बाह्य चोल के अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। और जब मनुष्य इसके संपर्क में आता है, जब परागकणों के संपर्क में आता है, तो उसके द्वारा मनुष्य के अंदर क्या हो जाती है, एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। वो क्या होती है, पराग एलर्जी बोलते हैं उसे। ठीक है भाई, तो ये थी अपने परागकणों का निर्माण और परागकण की संरचना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी, अब अपना जो परागकोश है जिसकी हमने बात की थी वो अब अपना क्या हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। परागकोश अपना क्या हो चुका है, अब परिपक्व हो चुका है। परिपक्व कैसे, क्योंकि इसके अंदर भित्तियों का भी निर्माण हो चुका है, और जो अपनी जो लघु बीजाणु धानियां थी चारों, या जो लघु बीजाणु कोश थे, इनके अंदर किसका निर्माण भी हो चुका है, पराग कणों का निर्माण भी हो चुका है। अब पराग कणों के निर्माण के पश्चात पराग कोश में स्फुटन की क्रिया होती है, मतलब यहाँ से जो पराग कण है या जो नर आगे चलकर नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण करेंगे वो क्या होंगे, अब मुक्त होंगे। ठीक है भाई, अब जो पराग कोश का स्फुटन है उसकी क्रिया देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना टॉपिक है पराग कोश का स्फुटन। हमने पीछे बात की भी जो पराग कोश है वो क्या हो चुका है, वो अपना परिपक्व अवस्था में आ गया है। पराग कोश के अंदर किसका निर्माण हो चुका है, पराग कणों का। अब ये पराग कण यहाँ से क्या होंगे, इससे मुक्त होंगे, और मुक्त होने के लिए पराग कोश का क्या होगा, स्फुटन होगा, मतलब पराग कोश एक बार क्या करेगा, फटेगा। तो पराग कोश के जो स्फुटन की जो क्रिया होती है उसके अंदर जब पराग कोश स्फुटित होता है तो पराग कोश के अंदर कई प्रकार के चेंजेस आते हैं, मतलब इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो वो परिवर्तन कैसे होते हैं उनको हम देखते हैं कि जो परागकण की जो भित्तियाँ होती है, जैसे कौन सी भित्ति भी, मध्य भित्ति या जो मध्य स्तर, दूसरा टेपिटम, ये दोनों क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि टेपिटम का कार्य क्या था, परागकणों को पोषण देना, और पीछे हमने पढ़ा है कि जो परागकोश की जो मध्य भित्ति होती है, जो मध्य जो स्तर होता है वो अल्पकालिक होता है परागकोश के अंदर। तो ये दोनों जब परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो दोनों जो स्तर है वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और दोनों स्तर समाप्त होने के बाद में इसकी जो लघु बीजाणु धानियां हैं, मतलब जब परागकोश के अंदर स्फुटन होगा तो दोनों जो लघु बीजाणु धानियां हैं, दोनों पालियों की, मतलब
दोनों पालियों की दोनों जो लघु बीजाणु धानियां, इनके अंदर जो परागकण है, जब ये स्फुटित होगा तो दोनों लघु बीजाणु धानियां आपस में क्या आ जाती है, संपर्क में आ जाती है। दोनों लघु बीजाणु धानियां आपस में क्या जाती है, संपर्क में आ जाती है। संपर्क में किस प्रकार से आती है, हमने पढ़ा है कि पराग कोश के अंदर दो भित्तियां पाई जाती है। पहली होती है बाह्य चोल, दूसरी है अपनी अंतस्थीशियम। ठीक है भाई, दूसरी अपनी कौन सी है, अंतस्थीशियम। हमने अंतस्थीशियम जब पढ़ा था तो अंतस्थीशियम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भी जो अंतस्थीशियम की जो कोशिकाएं होती है, जैसे मान लीजिए अपनी क्या है ये अंतस्थीशियम की जो कोशिकाएं होती है, उनके जो आंतरिक स्तर होता है, कोशिकाओं का जो आंतरिक स्तर होता है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, अल्फा सेल्यूलोज की परत पाई जाती है। इसके ऊपर क्या पाई जाती है अभी, अल्फा सेल्यूलोज की परत पाई जाती है। और ये जो अल्फा सेल्यूलोज की परत पाई जाती है, इसके कारण अंतस्थीशियम कैसी होती है, आर्द्रता ग्राही होती है। ठीक है भाई, तो अंतस्थीशियम जब तक आर्द्रता ग्राही गुण इसके अंदर विद्यमान रहेगा तब तक तो परागकण क्या नहीं होगा, सॉरी जो परागकोश अपना वो स्फुटित नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, जो परागकण के स्फुटन की क्रिया है वो कौन सी अवस्था में होगी, शुष्क अवस्था में, मतलब गर्मियों के दिनों के अंदर होगी ज्यादातर। क्योंकि शुष्क अवस्था के अंदर इसके अंदर जितनी भी नमी है वो वाष्प के रूप में क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और इसके अंदर जल की क्या होगी, हानि होगी। जल की हानि होगी तो सीधी सी बात है परागकोश क्या होगा, सिकुड़ेगा, मतलब जो अंतस्थीशियम की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या उत्पन्न होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा। अब देखिए हमने बात की अभी जो अल्फा सेल्यूलोज है वो कहाँ की तरफ पाया जा रहा है, अंदर की तरफ पाया जा रहा है, आंतरिक स्तर के ऊपर। तो बाहरी स्तर को जो कोशिका का जो बाहरी स्तर होता है वो इस प्रकार से क्या हो जाता है, उत्तल आकार में हो जाता है। ठीक है भाई, अब जिस स्थान से परागकोश फटता है, मतलब जब इसके अंदर शुष्कन उत्पन्न होगा, जब ये जो अंतस्थीशियम है वो शुष्क अवस्था में आ जाएगी जल के आने से, तो इसके अंदर परागकोश में दोनों तरफ क्या उत्पन्न होता है, खिंचाव। और जिस स्थान से परागकोश स्फुटित होता है, हमने पहले ही पढ़ा है जब अंतस्थीशियम पढ़ा था कि उस स्थान पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जहाँ से परागकोश स्फुटित होता है वहाँ पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव नहीं पाया जाता है, और वो भाग अपना कहलाता है स्टोमियम। ठीक है भाई, जिस स्थान से परागकोश स्फुटित होता है वो भाग अपना क्या कहलाता है, स्टोमियम कहलाता है। और स्टोमियम वह स्थान है जहाँ से परागकोश क्या होगा, स्फुटित होगा। अब परागकोश स्फुटन कितने प्रकार से होता है पादपों के अंदर, वो हम देखते हैं। परागकोश स्फुटन की जो क्रिया है वो पादपों के अंदर 4 प्रकार से होती है। पहला है अपना अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन में हम देखते हैं कि जो परागकोश होता है उसकी जो पालियां होती है, परागकोश की जो पालियां होती है उनके अंदर अनुप्रस्थ प्रकार से क्या होता है, स्फुटन होता है। अनुप्रस्थ प्रकार से स्फुटन बताते हैं कि भाई इस प्रकार से देखिए, जैसे मान लीजिए अपना परागकोश है, ठीक है भाई, तो परागकोश के अंदर इस प्रकार से, मतलब ये परागकोश है, इसके अंदर इस प्रकार से क्या होगा, स्फुटन होगा। तो ये कौन सा स्फुटन कहलाता है, अपना अनुप्रस्थ स्फुटन कहलाता है। यहाँ से अगर फटेगा इस प्रकार से तो ये कौन सा स्फुटन कहलाएगा, अपना अनुप्रस्थ प्रकार का स्फुटन कहलाएगा। और इस अनुप्रस्थ प्रकार के स्फुटन की जो क्रिया होती है वो हम किसके अंदर देख सकते हैं, तुलसी के अंदर या ओस्मियम के अंदर देख सकते हैं। अब दूसरा जो अपना जो भाग आता है वो कौन सा है, परागकोश में लंबवत स्फुटन। लंबवत स्फुटन के अंदर क्या होगा कि जो परागकोश होता है उसकी जो दोनों पालियां होती है वो लंबवत रूप से क्या होगी, स्फुटित होगी। लंबवत रूप से दोनों पालियां क्या होगी, स्फुटित होगी। जैसे मान लीजिए अपना परागकोश है तो ये परागकोश वो इस प्रकार से फटेगा बाहर की तरफ, ठीक है भाई। तो ये जो स्फुटन है वो क्या कहलाता है, परागकोश में लंबवत स्फुटन कहलाता है। और ये पाया जाता है अपना कपास व धतूरा के अंदर पाया जाता है। तीसरा है अपना छिद्र में स्फुटन। तो छिद्र में स्फुटन, इसके अंदर क्या होता है, परागकोश का जो शीर्ष भाग होते हैं, परागकोश का जो शीर्ष भाग होता है वहां पर किसका निर्माण होता है, छिद्रों का निर्माण होता है। और इन छिद्रों के द्वारा जो परागकण है वो बाहर की तरफ क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो प्रकार है वो अपना कैसा कहलाता है, छिद्रमय। तो ये पाया जाता है अपना सोलेनम नाइग्रम, मतलब मकोया में पाया जाता है। ये मकोए के अंदर क्या होता है, ये पाया जाता है सोलेनम नाइग्रम के अंदर कौन सा, छिद्रमय स्फुटन। अब लास्ट जो अपना स्फुटन है वो होता है कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन के अंदर परागकोश के अंदर
कपाटों का निर्माण होता है इस प्रकार से। ये कपाट जब बाहर की तरफ खुलेंगे तो परागकण इससे बाहर की तरफ क्या होंगे, मुक्त होंगे। मतलब कपाट खुलने के बाद में परागकणों का क्या होगा, विमोचन होगा, मतलब परागकण यहाँ से मुक्त होंगे। तो ये प्रकार अपना कपाटीय स्फुटन, और ये पाया जाता है बारबेरीज के अंदर। ठीक है भाई। तो परागकोश के स्फुटन की हमने बात की है, परागकणों के निर्माण की बात करी है। अब जब अपने नेक्स्ट क्लास आएगी या जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे भी जो परागकण है वो परागकण आगे चलकर नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। तो ये क्रिया हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार आप ये बनाइए, इसका जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।